हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। क्लास 12th का चैप्टर 1 चल रहा है और हमारे इसमें दो ही लास्ट टॉपिक बचे हैं। एक है इमोशनल इंटेलिजेंस और दूसरा है क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। तो पहले आज स्टार्ट करते हैं हम इमोशनल इंटेलिजेंस से। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक टॉपिक जो है ये सिर्फ आपको अपने एग्ज़ाम के लिए या अपनी क्लास के लिए नहीं पढ़ना है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको इस टॉपिक को एज अ लाइफ टाइम लर्निंग और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज की तरह पढ़ना है, बिकॉज दिस टॉपिक विच इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सक्सेसफुल करियर इन योर लाइफ। तो आप इंटेलिजेंस के बारे में जैसे सुनते हो कि इफ़ यू आर इंटेलिजेंट आप बहुत सक्सेसफुल होगे, अगर आप इंटेलिजेंट होगे तो आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा, आगे आपको अच्छी जॉब्स मिलेंगी बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट। पर यहाँ पे सिर्फ हम एकेडमिक इंटेलिजेंस को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। व्हेन वी आर सेइंग यू मस्ट टेक गुड मार्क्स या आपके मार्क्स अच्छे होंगे तो आपको इंटेलिजेंट कहा जाएगा, आपका आईक्यू स्कोर अच्छा होगा तो आप इंटेलिजेंट कैटेगरी में आओगे और उससे क्या होगा, आपको अच्छी जॉब्स मिलेंगी, अच्छा करियर बनेगा, विच इज़ अ वेरी कॉमन मिसकंसेप्शन। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इंटेलिजेंस की तो उसमें और भी डायमेंशंस आते हैं, नॉट ओनली एकेडमिक इंटेलिजेंस, उसमें सोशल, इमोशनल और तरह की भी इंटेलिजेंसेस इन्वॉल्व हैं जो हमने अभी थ्योरीज में देखी भी हैं कि हमारे अंदर काफ़ी वेरियस टाइप्स ऑफ डायमेंशंस हो सकती हैं इंटेलिजेंस की। लेकिन अगर मैं इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करूँ तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिक्वायर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायमेंशन विच मेक्स यू अ सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ। तो सिर्फ एक सक्सेसफुल ही नहीं, एक आपकी नॉर्मल सक्सेसफुल लाइफ भी हो, आपके रिलेशनशिप भी अच्छे हों, आपकी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में आपके लोगों के साथ जो इमेज है आपकी और आपके दोस्तों के साथ जो रिलेशंस है, आपकी फैमिली के साथ जो रिलेशंस हैं और आपके काम में भी काम कराने का जो तरीका है या करने का जो तरीका है, हर जगह पे इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए होती है। सिर्फ एकेडमिक इंटेलिजेंस से आप ये गारंटी नहीं ले सकते कि एकेडमिकली इंटेलिजेंस हो तो आप अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में बहुत अच्छा करोगे। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस अगर आपकी अच्छी होती है और आपको पता है कि वाई वी नीड टू बिकम इमोशनली इंटेलिजेंट, अगर इसकी नॉलेज आपको अच्छे से है तो इट कैन हेल्प यू अलॉट इन योर लाइफ। तो ये एक बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है। सिर्फ इसमें आपको अपने क्लैरिटी अपने बारे में नहीं, और भी चीज़ें जो आपके साथ हो रही हैं और आप आगे अपनी सिचुएशंस को कैसे हैंडल कर सकते हो, उन सब चीज़ों के बारे में भी काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं। तो ये बहुत ही वास्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो इंटेलेक्चुअल डोमेन अभी तक हम सुनते आ रहे हैं कि हम इंटेलिजेंस को एक इंटेलेक्चुअल डोमेन मानते हैं, लेकिन उससे अगर हम थोड़ा सा हटके देखें तो एक इमोशनल इंटेलिजेंस भी होती है। और यहाँ इट इज़ सेइंग अ गुड आईक्यू एंड स्कोलास्टिक रिकॉर्ड इज़ नॉट इनफ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। सिर्फ एक अच्छा आईक्यू और स्कूल का रिकॉर्ड अच्छा हो आपका, या आपके मार्क्स अच्छे हों, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा हो, सिर्फ उतना काफ़ी नहीं है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। यू मे फाइंड मैनी पीपल हु आर अकेडमिकली टैलेंटेड बट दे आर अनसक्सेसफुल इन देयर ओन लाइफ। बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं आपने और सुने भी हैं और आपको पता भी होंगे पर्सनली कि वो वैसे तो बहुत इंटेलिजेंट थे, स्कूल में कॉलेज में भी बहुत सारी ट्रॉफीज़ जीती, बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन उनकी लाइफ आगे बहुत मेस थी, बहुत ज़्यादा रिलेशन ख़राब थे दूसरों के साथ, वो सक्सेसफुल नहीं रह पाए, आज के टाइम पे उन्हें कोई पूछता नहीं है। इस तरह की कहानियाँ जब हमें सुनने को मिलती है तो हमें वहाँ पे बड़ी हैरानगी होती है कि इतना इंटेलिजेंट था फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। दैट इज़ बिकॉज दे लैक इमोशनल इंटेलिजेंस, जो बहुत ज़रूरी होती है अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ में। अगर आपको आगे बैलेंस मेंटेन करके चलना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करके चलनी है, तो उसके लिए आपको इमोशनल इंटेलिजेंस होना और उसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। सो अब फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं, काम में प्रॉब्लम है, वर्क प्लेस में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपका आईक्यू स्कोर तो काम नहीं आएगा। यहाँ पे क्या काम आएगा, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस काम आएगी। पहली बार इमोशनल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी दी थी वो सैलोवे एंड मेयर ने दी थी 1990 में। तो सैलोवे और मेयर का नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि इन्होंने बहुत काम किया था
वैसे तो डॉलमैन ने भी बहुत काम किया था इस इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, बहुत उनकी भी कुछ थ्योरीज हैं जिसमें वो बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें आती हैं इमोशनल इंटेलिजेंस में। और यहाँ पे ये जो आपका नाम बता रहे हैं ये इम्पोर्टेंट मार्क कर लो आप, क्योंकि जो पहली बार जो थ्योरी जो दी थी ना वो सेलोवे और मेयर ने ही दी थी इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर। तो जो कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस किया था एक तरीके से थ्योरेटिकली वो सेलोवे और मेयर ने किया था। तो इसीलिए इन्होंने एक डेफिनेशन भी यहाँ दी हुई है जो इनकी दी हुई है, वन डेफिनेशन विच इज़ गिवन हेयर। एक डेफिनेशन दी हुई है जो सेलोवे और मेयर की ही दी हुई है, द एबिलिटी टू मॉनिटर वंस ओन एंड अदर्स इमोशन, अपने खुद के इमोशंस को मॉनिटर करना, रेगुलेट करना, अपने इमोशंस को, दूसरे के इमोशंस को भी मॉनिटर करना का मतलब ये नहीं कि कंट्रोल कर रहे हो, पर आप उनकी इमोशंस को समझ पा रहे हो, उनको हेल्प कर रहे हो अपने इमोशंस को रेगुलेट करने में। तो अपनी खुद की इमोशंस को, दूसरों की इमोशंस को मॉनिटर करना, डिस्क्रिमिनेट कर पाना कि कौन सी इमोशंस हैं, गुस्सा आ रहा है या खुश है कोई, या कोई परेशान हो रहा है आपकी बात से और आपको पता चल रहा है, आप डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हो, सैडनेस क्या है, हैप्पीनेस क्या है, सेटिस्फैक्शन क्या है, कंटेम्प्ट क्या है, एंगर क्या है, यू आर एबल टू डिस्क्रिमिनेट देम एंड यूज़ द इंफॉर्मेशन टू गाइड्स वन थिंकिंग एंड एक्शन। और उसी इंफॉर्मेशन को आप यूज़ कर रहे हो अपनी एक्शंस को गाइड करने के लिए। मतलब आप किसी के साथ जो भी बिहेवियर शो कर रहे हो या कोई एक्शन जो आप ले रहे हो या जो आप सोच रहे हो उसमें आप अपनी और दूसरे की इमोशन का ध्यान रखते हुए कर रहे हो। आप किसी की इमोशंस को इग्नोर नहीं कर रहे हो, ना ही अपनी खुद की। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को आपने याद करना है बिकॉज इट इज़ आस्क्ड इन द एग्ज़ाम्स। अब हमने पढ़ा था कि इंटेलिजेंस को नापने के लिए आईक्यू होता है, सिमिलरली इमोशनल इंटेलिजेंस को नापने के लिए ईक्यू होता है। और ये काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है कि ईक्यू नाम की भी एक चीज़ होती है। सो व्हाट इज़ ईक्यू? इट इज़ इमोशनल क्वेश्चन। जैसे आईक्यू क्या था? इंटेलिजेंस क्वेश्चन, उसका फॉर्मूला था प्रॉपर जो हमने पढ़ा था। ईक्यू इज़ द इमोशनल क्वेश्चन used to express emotional intelligence in the same way IQ is expressed। ऑब्वियसली यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है EQ का, बट आपको ये पता होना चाहिए कि EQ का मतलब है इमोशनल क्वेश्चन, जिससे हम जैसे हम इंटेलिजेंस का IQ निकाल के बताते हैं कि कितना इंटेलिजेंट है कोई, एवरेज है या अबव एवरेज है या बिलो एवरेज है। सिमिलरली हम EQ से ये बता सकते हैं किसी का EQ निकाल के थ्रू कैसे निकालेंगे, उसके कुछ टेस्ट होते हैं। तो हम ये बता सकते हैं कि किसी के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है या नहीं है, या ज़्यादा है या कम है। कई बार लोगों में होती ही नहीं है इमोशनल इंटेलिजेंस। क्यों? क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता लोगों को कि इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो लोग क्यों अपना हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, क्यों हमारे साथ हमेशा बुरा ही होता है, इस तरह के जो क्वेश्चन के आंसर ढूंढते हैं वो कई बार ये चीज़ नहीं देख पाते कि हमारे अंदर कुछ मिसिंग हो सकता है। और वो चीज़ हो सकती है इमोशनल इंटेलिजेंस, कि आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस ही नहीं है। आप ना खुद की इमोशंस को पहचानते हो, ना जिनके साथ आपने काम करना है, आपके रिलेशन है उनकी इमोशंस को आप पहचानते हो, इसलिए आपके साथ सब कुछ खराब हो रहा है। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इमोशनल क्वेश्चन जो है उससे हम किसी की भी इमोशंस को मेजर कर सकते हैं, एक तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? रेफर्स टू द एबिलिटी टू प्रोसेस इमोशंस inform accurately and efficiently. Emotional intelligence refers to the ability to process emotional information accurately and efficiently। कोई भी इमोशनल इंफॉर्मेशन को एक्यूरेटली रेगुलेट कर पाना, एफिशिएंटली रेगुलेट कर पाना, उसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। और इसके अंदर किस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, जैसे अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस होना। इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं जो मैं आपको यहाँ लिखवा देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस होना, आप क्या फील कर रहे हो, आपकी इमोशंस कैसी हैं, किस टाइम पे आपको किस चीज़ से अच्छा लगता है, किस चीज़ से बुरा लगता है, अपनी खुद की इमोशंस के बारे में कि आपको गुस्सा किस चीज़ से आता है,
आपकी हैप्पीनेस किस चीज़ पर डिपेंड है, आप किस चीज़ से हैप्पी होते हो, आप किस चीज़ को लेके सैड हो जाते हो, कौन सी चीज़ें आप अवॉइड करते हो जिससे आपका नुकसान होता है, जिससे आपको सैडनेस फील होती है, एंगर फील होता है, या कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आपको खुशी फील होती है, कंटेम्प्ट फील होता है, अच्छा नहीं लगता है वो किसी चीज़ से बात करना। अपनी खुद की इमोशन, सेल्फ अवेयरनेस मतलब अपनी खुद की इमोशंस के बारे में पहले क्लैरिटी हो कि हमें क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं लगता है। इमोशंस को क्लियर करना अपनी, ना कि उसको अवॉइड करना, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा सेल्फ रेगुलेशन होता है इसमें। सेल्फ रेगुलेशन मतलब अपने फिर इमोशंस को आप कैसे रेगुलेट करोगे। रेगुलेट करने का मतलब है कौन सी इमोशंस हैं जिनको हमने और बढ़ाना है, जैसे जिस चीज़ से हमें अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, वी नीड टू इंक्रीज आर हैप्पीनेस, तो हमें उन चीज़ों पे काम करना है जिससे हमें हैप्पीनेस मिले, हमें अच्छा लगे। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें सैडनेस फील होती है, हमें गुस्सा आता है, एंगर फील होता है। तो रेगुलेशन करना है, मॉनिटर करना है अपनी इमोशंस को। जैसे हम अपनी हेल्थ को मॉनिटर करते हैं ना, वैसे ही आप अपनी इमोशंस को भी मॉनिटर करो, ताकि आपको पता चले कि किस चीज़ से आपकी इमोशंस ख़राब होती हैं और किससे अच्छी होती हैं। तो सेल्फ रेगुलेशन हो गया। फिर इसमें आ जाता है मोटिवेशन, कि आप कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं या कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे आपको मोटिवेशन मिलती है, आप उनको, उन पे ध्यान दो, उनको फॉलो करो। हमेशा मोटिवेशनल चीज़ें देखो, मोटिवेशनल थॉट्स अपने माइंड में रखो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो। ऑप्टिमिज़म आ जाता है इसके अंदर, मोटिवेशन, ऑप्टिमिज़म। ऑप्टिमिज़म आ जाता है जिसमें हम पॉजिटिव सोचते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी सर्कमस्टेंसेस हमारे साथ हो रहे हैं उनको हम कैसे पॉजिटिवली देख सकते हैं। ठीक है। देन इट कंप्राइज ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड कॉल एम्पैथी। एम्पैथी मीन्स आप व्हेन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अदर इमोशन। जैसे सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपनी इमोशंस को अंडरस्टैंड कर पाना, एम्पैथी का मतलब है कि दूसरों की इमोशंस को अंडरस्टैंड कर पाना। तो एम्पैथी के अंदर ये आ जाएगा कि जो चीज़ें हम अपने साथ कर रहे हैं वही चीज़ें हम दूसरों के साथ भी करें, दूसरों की इमोशंस को समझें, दूसरों की इमोशंस को रेगुलेट करने में उनकी हेल्प करें, और दूसरों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाए, दूसरों को मोटिवेट करें। तो सिर्फ अपना सेल्फ का नहीं, अदर्स का भी इमोशंस का ध्यान रखना, ये आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस में आता है। और इसका बेनिफिट आपको क्या होता है, फिर आपके स्कूल में अच्छे रिलेशनशिप्स बनते हैं, आप मोटिवेटेड रहते हो नई चीज़ों को सीखने के लिए, करने के लिए, दूसरे लोग आपसे खुश रहते हैं, आप अपने वर्क प्लेस में बहुत अच्छा रिलेशन बना के रखते हो सबके साथ, और किस तरीके से अपने जूनियर से काम करवाना है, उनको खुश रखना है, कैसे अपने सीनियर्स के साथ अच्छे रिलेशन बनाने हैं। तो ऐसे क्या होता है कि आप अपनी लाइफ में, बेशक आप अपने IQ स्कोर आपका कम हो, लेकिन अगर आपका EQ स्कोर बहुत अच्छा है, आपका EQ बहुत अच्छा है, तो आपकी लाइफ के जो भी इवेंट्स हैं उसमें आप काफ़ी सक्सेसफुल और पॉपुलर रहते हो, और आपके रिलेशन सबके साथ अच्छे रहते हैं, और इन योर लाइफ ऑल्सो यू बिकम अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। अपने सारे सोशल एस्पेक्ट्स में, चाहे वो वर्क हो, करियर हो, फैमिली हो, हर जगह पे जो है आपके रिलेशंस की वजह से या आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह से आप जो है बैलेंस कर पाते हो, क्वालिटी मेंटेन कर पाते हो। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी एकेडमिक स्कोर से बेटर है कि आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, ताकि आप अपने आप को और अपने साथ काम करने वाले या आपके साथ जो रहने वाले लोगों हैं उनको भी समझ पाओ, उनकी प्रॉब्लम्स को भी समझ पाओ, और उनको भी हेल्प कर सको अपने इमोशंस को रेगुलेट करने में। सो दीज आर दी थिंग्स जो उसके अंदर आती हैं। देन इट इज सेइंग इमोशनल इंटेलिजेंस इज रिसीविंग इंक्रीजिंग अटेंशन ऑफ एजुकेटर्स दीज डेज। आजकल तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ अटेंशन अट्रैक्ट कर रही है एजुकेटर्स की, कि स्टूडेंट्स के साथ डील करते टाइम वो उनकी IQ से ज़्यादा उनके EQ के ऊपर ध्यान दे। अदरवाइज़ क्या होगा, जो इतना स्ट्रेस है आज के टाइम पे, इतने चैलेंजेस हैं, उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स। तो IQ के ऊपर तो ध्यान देना है, लेकिन साथ साथ उनके EQ को पीछे नहीं छोड़ना है। उनको इमोशनली भी इंटेलिजेंट बनाओ, ताकि वो अपने स्ट्रेस हैंडल कर सके, अपने लाइफ के चैलेंजेस को वो हैंडल कर सके, ऑप्टिमिस्टिक रहें, ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग ना आए उनके अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर। तो इस तरह के प्रोग्राम्स डिज़ाइन करने शुरू करे हैं, करिकुलम इस तरह के बनने शुरू हुए हैं, जिसमें बताया जाता है कि कैसे बच्चों के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस को इंक्रीज़ करना है, उनको
उनके अंदर कोऑपरेटिव बिहेवियर को इंक्रीज़ करना है। कोऑपरेटिव बिहेवियर मतलब सबके साथ मिलके चलना, कोलैबोरेटिव होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इमोशनल इंटेलिजेंस में आती हैं। तो इस तरह से एक्टिविटीज़ कराई जाएँ स्कूल में, करिकुलम में कुछ इस तरह का हो जिसमें बच्चे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना सीखें, कोलैबोरेट करना सीखें, एम्पैथाइज करना सीखें, ठीक है। And then these programs are very useful in preparing students to face the challenges of life outside the classroom. इसीलिए तभी ये क्लासरूम से बाहर जब दुनिया में, वर्ल्ड में जाएंगे, अपने इंडिपेंडेंटली जब कहीं अपने आप काम करेंगे किसी के साथ या अपने रिलेशन बिल्ड करेंगे, तो वहाँ उनका IQ से ज़्यादा EQ काम आएगा। तो दैट इज़ वाई नाउ डेज इट इज़ द करिकुलम हैज़ बीन शिफ्टेड टू बिल्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस रैदर देन ओनली फोकस ऑन दी एकेडमिक इंटेलिजेंस। तो एकेडमिकली तो बच्चा अपने आप स्ट्रांग होता जाएगा, धीरे धीरे जब उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होगी, उसको अपने आप ही एक पाथवे उसका डेवलप होता जाएगा जहाँ पे वो दूसरों की कॉपरेशन से, दूसरों की हेल्प से और अपनी हेल्प दूसरों को देके धीरे धीरे सीखता जाएगा चीज़ों को। और इमोशनल इंटेलिजेंस उसको ज़्यादा बेटर तरीके से लाइफ अपनी जो है वो लीड करना सिखाएगी, rather than only depending on the intelligence of academic part, ठीक है। तो this is what emotional intelligence is. Then we have special abilities and measurements. इसके बाद हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, स्पेशल एबिलिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। यहाँ पे ये कुछ और एबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं। अब इमोशनल इंटेलिजेंस के बाद नेक्स्ट जो आता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या होता है? अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा एक बॉक्स और दिया हुआ है। कई बार ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनके किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आप कैसे पता चलता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस है। ये आप इम्पॉर्टेंट लेके चलो क्योंकि कई बार एग्जाम्स में ये पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है परसीव एंड बी सेंसिटिव टू योर फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो अपने फीलिंग्स और इमोशंस के लिए जो सेंसिटिव होते हैं, जैसे मैंने सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बताया था, अपने फीलिंग्स और इमोशंस को लेके सेंसिटिव होते हैं और अपने वेरियस टाइप्स ऑफ इमोशंस को दूसरों को भी, अपने ही नहीं दूसरों के भी, सो इमोशंस इन अदर्स ऑल्सो। और ये कैसे पता कर लेते हैं? दूसरों की बॉडी लैंग्वेज को देख के, उनकी आवाज़ या उनकी बोलने की टोन को सुन के या उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को देख के पता चल जाता है इनको कि सामने वाले को कोई प्रॉब्लम है या वो बहुत खुश है। तो बॉडी लैंग्वेज से नोट कर लेते हैं, उनकी आवाज़ से, उसकी इसको जो होता है शक्ल देख के बता देते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है किसी को, या आज कोई बहुत खुश है। तो उसको हम कह सकते हैं कि वो पर्सन जो ऐसे देख सकता है उसको, उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है। देन रिलेट योर इमोशंस टू योर थॉट्स सो दैट यू टेक देम इनटू अकाउंट बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड टेकिंग डिसीजन। जो लोग अपने इमोशंस को ध्यान में रखते हुए ही अपने थिंकिंग को अडेप्ट करते हैं, इमोशंस के अकॉर्डिंगली ही सारे डिसीजन लेते हैं और अपने जितने भी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की, काम की, करियर की, स्कूल की, जो भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, उसको सॉल्व करते टाइम या कोई डिसीजन लेते टाइम अपने इमोशंस को ध्यान में रखते हैं या दूसरे की इमोशंस का भी ध्यान रखते हैं कि कोई वो ऐसा डिसीजन ना ले जिससे किसी को हर्ट हो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। फिर अंडरस्टैंड द पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑफ द नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ योर इमोशन। उनको ये समझ में आता है कि इमोशंस कितनी स्ट्रॉन्ग और इन्फ्लुएंशियल हो सकती है। आप किसी की इमोशंस को इग्नोर नहीं कर सकते। इमोशंस की वजह से लोग बहुत कुछ कर भी जाते हैं और बहुत कुछ छोड़ भी देते हैं। तो जो उसका स्ट्रॉन्ग और इन्फ्लुएंशियल नेचर है उसको समझते हैं। और लास्ट में कंट्रोल एंड रेगुलेट योर इमोशन। अपने इमोशंस को कंट्रोल भी करते हैं, रेगुलेट भी करते हैं कि कम ज़्यादा कहाँ कर सकते हैं, कहाँ हम ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, कहाँ हमें अपनी इमोशन नहीं दिखानी है। देयर इमोशंस एंड एक्सप्रेशंस वाइल डीलिंग विद सेल्फ एंड अदर्स। तो हार्मनी और पीस अचीव करने के लिए दूसरों के साथ जब डील करते हैं तो अपनी और दूसरों की इमोशंस को भी कंट्रोल करते हैं और रेगुलेट करते हैं। तो ये कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो जिनके अंदर आपको अगर ये दिखता है करेक्टरिस्टिक्स में से कुछ भी ऐसा, तो आप ये कह सकते हो कि उस पर्सन के अंदर थोड़ी बहुत इमोशनल इंटेलिजेंस है। और
अगर है तो उसको ये ट्राई करना चाहिए कि वो ये सारी चीज़ें जो है अपने अंदर बिल्ड करे, जिससे उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस इंक्रीज होगी और उसका जो लाइफ में आगे कोई भी काम करने के सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ेंगे। अब वापस आते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, एप्टीट्यूड की। तो जो हमारा अगला एट्रीब्यूट आता है इसमें एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में ये बोल रहे हैं कि एप्टीट्यूड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन में यहाँ लिखा हुआ है, एप्टीट्यूड रेफर्स टू स्पेशल एबिलिटीज़ इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एक्टिविटी। एप्टीट्यूड का मतलब है कि जब हम किसी काम, पर्टिकुलर काम में बहुत अच्छे हैं, कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम में बहुत अच्छे हैं, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इंडिकेट्स एन इंडिविजुअल्स कैपेसिटी टू एक्वायर सम स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल आफ्टर ट्रेनिंग। मतलब किसी को अगर आप ट्रेनिंग दे दो, ट्रेनिंग के बाद वो उस काम में बहुत ही अच्छा हो जाता है, बहुत एप्ट हो जाता है या बहुत उस काम में एक्सीलेंट हो जाता है, लेकिन उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उसके अंदर वो एप्टीट्यूड है। मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं ना, कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं जो हम देते हैं, उस एप्टीट्यूड टेस्ट से क्या पता चलता है कि अगर इस बच्चे को इस चीज़ में ट्रेनिंग दो तो ये बहुत अच्छा करेगा। तो एप्टीट्यूड ये बता रहा है कि उसके अंदर उस तरह की कैपेसिटी है कि अगर उसको ट्रेनिंग दोगे तो वो उस काम में आगे जाके बहुत अच्छा कर सकता है। दिस इज़ व्हाट इज़ एप्टीट्यूड। आगे चलते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें कोई एग्जांपल देके समझा रहे हैं आपको। जैसे आपने क्लास में देखा होगा कि अभी अगर आपको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप किसी एक बच्चे के पास जाते हो, और अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है तो आप दूसरे किसी बच्चे से पूछते हो। तो ऐसा क्यों होता है कि आप एक ही बच्चे से सारी चीज़ें नहीं पूछते? बिकॉज किसी के अंदर किसी चीज़ का एप्टीट्यूड अच्छा है, किसी के अंदर किसी चीज़ का एप्टीट्यूड अच्छा है। अब जैसे स्पोर्ट्स में कोई कॉम्पिटिशन है गेम्स का, तो सारे बच्चों को थोड़ी सिलेक्ट किया जाता है, उसमें से उन्हीं बच्चों को उठाया जाता है जिनके अंदर कोई एप्टीट्यूड है उस गेम को खेलने का और उसको जीतने का। तो दैट इज़ व्हाट एप्टीट्यूड इज़। नेक्स्ट इसमें आ जाता है इंटरेस्ट एप्टीट्यूड के बाद। अब इंटरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? मान लो सपोज किसी के अंदर एप्टीट्यूड है लेकिन उसको इंटरेस्ट नहीं है। समबडी हैज़ द एप्टीट्यूड कि वो बहुत अच्छा फुटबॉल खेल सकता है, बट उसके अंदर अगर इंटरेस्ट ही नहीं है उस गेम को लेके, वो चेस खेलना पसंद करता है, तो क्या होगा? वो उसको कभी ट्राई नहीं करेगा। तो इंटरेस्ट कभी कभी उसको जो है कॉन्ट्राडिक्ट भी कर देता है। लेकिन अगर उसी चीज़ का इंटरेस्ट है, जिस चीज़ का एप्टीट्यूड है, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं उसमें। तो इंटरेस्ट एक प्रेफरेंस है फॉर दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो जो एक्टिविटी कह रहे हैं जिसका एप्टीट्यूड है उसके लिए प्रेफरेंस होनी चाहिए। एटीट्यूड इज़ द पोटेंशियल टू परफॉर्म, और एप्टीट्यूड क्या है? पोटेंशियल है उसको परफॉर्म करने का। इंटरेस्ट एक प्रेफरेंस है कि वो करना चाहता है या नहीं करना चाहता, और एप्टीट्यूड है कि वो उसको कर सकता है। ठीक है, तो कोई भी जॉब या एक्टिविटी में अगर आपका एप्टीट्यूड है और आपका इंटरेस्ट भी है तो आप उसमें बहुत एक्सेल कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो सपोज आपका एप्टीट्यूड तो है लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उसको करोगे नहीं। उल्टा भी हो सकता है कि आपके अंदर आपका इंटरेस्ट है कुछ करने का, आपका इंटरेस्ट है स्विमिंग करने का, लेकिन आपके अंदर एप्टीट्यूड नहीं है, आप नहीं सीख सकते, आपकी बॉडी में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। या आपका इंटरेस्ट है ड्राइंग आर्टिस्ट बनने का, लेकिन आप नहीं कर पाते हो, आपकी क्रिएटिविटी अच्छी नहीं है। तो इंटरेस्ट है लेकिन एप्टीट्यूड नहीं है, उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ों का इसमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। एप्टीट्यूड को मेजर कैसे किया जाता है? कुछ टेस्ट होते हैं जो यहाँ ये नीचे दिए हुए हैं यहाँ पे। एप्टीट्यूड टेस्ट आर अवेलेबल, दो तरह के हैं, एक तो इंडिपेंडेंट है जिसको स्पेशलाइज बोलते हैं, और एक जर्नलाइज्ड है। इंडिपेंडेंट मतलब सिंगल कोई चीज़ एप्टीट्यूड टेस्ट करना हो, अगर किसी एक चीज़ का, जैसे क्लैरिकल एप्टीट्यूड का करना है तो उसका एक अलग टेस्ट है, मैकेनिकल एप्टीट्यूड का अलग टेस्ट है, न्यूमेरिकल का अलग है। तो ये तो हो गए आपके स्पेशलाइज्ड हो गए जो उसी चीज़ को चेक करने के लिए हैं, उसी एप्टीट्यूड को। और एक होता है जो जर्नल एबिलिटी टेस्ट करने के लिए होता है, जैसे डैट होता है, ये डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं इसको। ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आपने लिखनी है, आंसर के साथ आपने याद करना है ये नाम डैट। फिर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, जहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, तो ये मल्टीपल वाले हैं, जर्नलाइज्ड वाले, जिसमें हम जनरली चेक करते हैं कि किस किस चीज़ का एप्टीट्यूड है, तो मल्टीपल क्वेश्चंस हो सकते हैं इसमें। तो टेस्ट बैटरी इसका मतलब है बहुत सारे टेस्ट का मिक्सचर होता है। तो एजुकेशनल सेटिंग में डैट यूज़ होता है, डैट यानी कि डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं? जैसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पता ही होगा, जब हम गवर्नमेंट जॉब के लिए देते हैं तो उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, फिर उसमें एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के हो सकते हैं, या फिर वर्बल रीजनिंग यानी कि हमारी लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, स्पीड के और एक्यूरेसी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं कि आप कितनी स्पीड से कोई चीज़ कर सकते हो, मैकेनिकल रीजनिंग। तो ऐसे जब मिक्सचर होता है ना तीन चार चीज़ों का, कि देखने के लिए कि आपका एप्टीट्यूड किस में ज़्यादा बेटर है,
तो वो तो हो गया आपका जनरलाइज्ड एप्टीट्यूड या डिफरेंशियल एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है। और इसमें क्या है, 8 इंडिपेंडेंट है, कह रहे हैं डैट में जो होता है ना 8 इंडिपेंडेंट एप्टीट्यूड के सब टेस्ट होते हैं। और अगर किसी एक ही चीज़ का है, जैसे मान लो सिर्फ क्लैरिकल एप्टीट्यूड चेक करने के लिए, तो उसको इंडिपेंडेंट या स्पेशलाइज्ड बोलते हैं। तो वैसे एग्जाम्पल के लिए आपको डैट का एग्जाम्पल याद रखना है कि डैट के अंदर जो है 8 होते हैं, वर्बल रीजनिंग, न्यूमेरिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट, क्लैरिकल स्पीड, एक्यूरेसी, मैकेनिकल रीजनिंग, उसके बाद स्पेस रिलेशन, स्पेलिंग, लैंग्वेज यूसेज, ये सारे होते हैं। और जे.एम. ओझा हैज़ डेवलप्ड इंडियन अडेप्टेशन, इसका जो इंडियन अडेप्टेशन है वो जे.एच. ओझा ने डेवलप किया है। इस टेस्ट का जो इंडियन अडेप्टेशन है किसका, डैट का, वो जे.एम. ओझा ने डेवलप किया है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको मार्क करके रखनी है। तो दिस इज एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट, और इनका मीनिंग आपको क्लियर करना है, व्हाट इज एप्टीट्यूड, व्हाट इज इंटरेस्ट, और एक तो एग्जाम्पल, एक तो डैट का जो है नाम एज एन एग्जाम्पल याद रखना है, और उसका इंडियन अडेप्टेशन जे.एम. ओझा ने किया था, ये याद रखना है। अब नेक्स्ट आपका हमारा जो लास्ट टॉपिक रह गया, इसको अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्रिएटिविटी, और इसके साथ क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस दोनों, तो दोनों रिलेटेड टॉपिक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करिए और अगली वीडियो का वेट करिए। शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।